नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्यूआर स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग करें। और एक सूचना है कि हमारे नए मर्चेंडाइज ऑपरेशन सिंदूर की टी शर्ट्स के रूप में अब उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करें, जो लिंक दिया हुआ है, और इसे क्रय करें। 0.5 फ्रंट को बहुत तगड़ा झटका लगा है। बस्तर के नारायणपुर में बासव राजू नाम के सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी, यानी कि सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है कि उसका जो चीफ है बासव राजू, वो मारा गया। वैसे भी आपको पता है कि पिछले कुछ ही दिनों में 27 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। उसके पहले लगभग 31 मारे गए थे उसके पिछले के 15 दिनों में। और अब नक्सलियों की संख्या जो है वो घटते घटते ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में दहाई में तो आ ही गई है, अब इकाई में आ जाने वाली है। और अब बुरी तरह से वे घबराए हुए हैं। डी राजा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बड़े लीडर हैं, वो डी राजा ने तो बाकायदा एक ओपन लेटर लिख के और इसको कंडेम किया कि साहब के आपने जो है इतने बड़े लीडर को मार दिया। तो भाई ये बड़ा लीडर जो है ये वही है जिसने हमारे सीआरपीएफ के 76 जवानों को एक साथ मौत के घाट पहुंचाया था। और उसके अलावा भी पता नहीं इसने कितने सीआरपी के जवानों को मारा है। कम से कम 1000 सीआरपीएफ और बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की हत्या का इसके ऊपर आरोप, बल्कि आरोप क्या, एक प्रकार से यह एक सिद्ध आरोप है। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, बल्कि 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। 1.5 करोड़ रुपए जिसके ऊपर इनाम हो तो आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा व्यक्ति रहा होगा। इसके मारे जाने से जो रीढ़ की हड्डी थी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की, वो टूट गई है। अब वहाँ आपस में झगड़ा चल रहा है कि भाई सक्सेशन क्या किया जाए और किसको लाया जाए। और ये अकेला ही एक 0.5 फ्रंट का इंडिकेटर नहीं है। ये मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि अब पूरे भारत में बमुश्किल 6-7 ज़िले बचे हैं। ये वही नक्सलवाद है जो कि एक समय पर 120 ज़िलों में सक्रिय था। भारत के 120 ज़िलों से घट के अब मुश्किल से 6-7 ज़िलों में रह गया है। और ये अमित शाह ने ये एक कॉल उठाया है, प्रण किया है कि मार्च 2026 तक वो पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। लेकिन जिस तरह से चल रहा है उस तरह से तो लग रहा है कि मार्च तो बहुत दूर है, ये अगले जून जुलाई तक ही कार्यक्रम हो जाना है। घबराए हुए इतने हैं कि इन्होंने एक कमेटी ऑफ पीस बनाई है और जाकर राहुल गांधी से मिले थे जाके। अब राहुल गांधी से क्यों मिले थे? क्योंकि राहुल गांधी जो है इस देश में जो कुछ भी बिखराव किया जा सकता है उसके सबसे बड़े प्रणेता हैं। लेकिन राहुल गांधी के और भी जो विकल्प हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का भी एग्जाम्पल यदि ले लें तो पहलगाम का कांड तो कर दिया, लेकिन पहलगाम के कांड के बाद से जितने भी बचे खुचे हैं, जिनकी संख्या 100 से कम बताई जाती है अब टेररिस्ट की, और 100 में से भी जो देश के हैं यानी कि जम्मू कश्मीर के हैं उनकी संख्या और भी कम है। अधिकतर बाहर से आए हुए यानी पाकिस्तान से आए हुए हैं। उनको भी एक एक करके और जहन्नुम भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब तो शायद उनको विद्युत शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब तो उनको दफनाया भी नहीं जा रहा है, कोई नमाज जनाजा भी नहीं हो रही है, अब कुछ भी नहीं हो रहा, मौलवी को भी नहीं बुलाया जा रहा। तो ये जो सबसे बड़े 2 घटक थे 0.5 फ्रंट के, उनका तो ये कार्यक्रम हो गया। तीसरा जो 0.5 फ्रंट का जो बहुत बड़ा घटक है वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो एक जड़ पकड़ चुका है एक भारत विरोधी आंदोलन, जिसमें बांग्लादेश के बहुत से तत्व सम्मिलित हैं। और जो टीएमसी नाम की एक पार्टी है, वो टीएमसी नाम की पार्टी का भी कई लोग आरोप लगाते हैं कि उसमें हाथ रहता है। अब मैं तो ये कह नहीं रहा कि देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने
3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई थी और जांच समिति ने जांच करके ये स्पष्ट कर दिया है, ये बताया है कि हाँ वाकई जो टीएमसी के काउंसलर और टीएमसी के एमएलए थे वो मुर्शिदाबाद वाली हिंसा में सम्मिलित थे। अब ये आज के इस माहौल में जो पाकिस्तान विरोधी माहौल है और पाकिस्तान विरोधी माहौल होने के साथ साथ जो एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो कई बार पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिख जाते हैं, तो इसलिए समुदाय विशेष के विरोध में भी बनता हुआ माहौल है। ऐसे में इस प्रकार की फाइंडिंग आ जाना हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी से वो ममता दीदी के लिए बहुत गहरा धक्का है। ममता दीदी वैसे भी आजकल थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी दिखने का भी प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी जितनी मूर्खता नहीं करना चाहती। राहुल गांधी तो पूरी तरह से अब 0.5 फ्रंट के एक लीडर बन गए हैं, हर प्रकार से देश के विरोध में खड़े हुए हैं। पहले 4 दिन जब ये कार्रवाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस दिन ऐसा लगा उनको कुछ, हम लोगों को ऐसा लगा कि राहुल गांधी संभवतः देश के साथ खड़े हैं, लेकिन तुरंत पता चल गया कि नहीं, वो देश के साथ किसी भी तरह से नहीं खड़े हैं। वो तो केवल और केवल अपनी सीसीपी वाले पैक्ट के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उनके अलग अलग जो लीडर्स हैं जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और जिस प्रकार से भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि भाई ये जो ये अर्बन नक्सल वाला पार्ट है, जिसके कि राहुल गांधी जो है वो एक प्रतीक बन गए हैं, एक सिंबल बन गए हैं, वो अभी तक नहीं टूटा है। यद्यपि ये देखने में आ रहा है कि ये रोहिंग्या वाला मामला, बांग्लादेशी वाला मामला और अर्बन नक्सल्स कैसे इनको सपोर्ट करके और पूरे देश में इनको बढ़ावा दे के, इनको बसा के, इनका वोट बैंक बना के किसी भी तरह से ये चाहते थे कि भाई जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको अपने क्षेत्रों में सीमित करें। वो मामला जो है वो चलता अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इनके प्रति सहानुभूति रखती दिख नहीं रही है। और विशेषकर से जो सहानुभूति रखने वाले कुछ कतिपय जज महोदय थे वो रिटायर भी हो गए और एक और रिटायर होने वाले हैं, तो इसलिए भी उनकी जो सीमाएं हैं वो एक प्रकार से बांध दी गई हैं। ऐसे में अब नई 0.5 फ्रंट के कृत्रिम इश्यूज बनाए जाएंगे, बनाए जा रहे हैं। और बनाए कहाँ जा रहे हैं? बनाए वहीं जा रहे हैं जहाँ जहाँ पप्पू जी की सरकारें। कर्नाटक में बना दिया गया कि साहब लैंग्वेज इशू, आजकल कर्नाटक में लैंग्वेज इशू बना रखा है, जहाँ पे कर्नाटका में कभी कुछ नहीं हुआ करता। कर्नाटका में तो बेंगलोर जैसी एक सिटी है, बेंगलोर जैसा एक शहर है, मेट्रोपोलिस है, जहाँ पर पूरा देश जाता है और पूरे देश की एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और बड़े गर्व से कहते हैं, सभी कहते हैं। वो खाली कर्नाटका के लिए गर्व का विषय नहीं है, वो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। लेकिन वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री इस प्रकार के हैं कि भाई उनको केवल और केवल आपस में लड़ाइयाँ करवानी है। ये लड़ाइयाँ ये तेलंगाना में भी करवाने के प्रयास करते हैं। हिमाचल वाले इनको भाव नहीं देते, क्योंकि हिमाचल वालों को पता है कि वहाँ पर अगर इस तरह की बात की तो बिल्कुल पार्टी की स्थिति नाजुक हो जाएगी। तो ये जो 0.5 फ्रंट के जो कुछ आयाम हैं, जो वायलेंट आयाम है, उनको तो टैकल अच्छी तरह से कर लिया गया है। लेकिन जो छुपे हुए हैं, जैसे बंगाल में दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इसके लिए तो रणनीति बनानी पड़ेगी। ये जो जिहाद चल रहे हैं तरह तरह के, इनके लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। आजकल जिस तरह से ये भीम आर्मी वाले जो हैं वो पूरे समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए तो रणनीति बनानी पड़ेगी, अभी तक बनी नहीं है।
और इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग एक ही हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जो हिंसा की भाषा बोले उसको कतई किसी भी प्रकार से अपीज़ ना किया जाए, उसका तुष्टीकरण ना किया जाए। अभी हम देख रहे हैं कि ममता जी के प्रति ढिलाई बरती जाती है और चंद्रशेखर रावण के प्रति ढिलाई बरती जाती है, और अब महबूबा मुफ्ती और उनके जो पेट लोग हैं कश्मीर में उनके प्रति ढिलाई बरती जाती है। इनके प्रति ढिलाई बरतने का कोई काम नहीं है। और दूसरी बात ये भी देखना है कि ये जो विभाजनकारी जो बातें हैं उसमें कम से कम जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो तो ना पड़े। आज हमने देखा तेजस्वी सूर्या कूद पड़े भाषा विवाद में और बगैर मतलब की उल्टी पुल्टी बातें लिख डाली उन्होंने। हमें उनका क्या लेना देना था, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनको एक विराट सोच रखना चाहिए, एक देश का सोच रखना चाहिए, लेकिन वो भी भाषा विवाद में पड़ गए और कन्नड़ा करने लगे। अब ये आएंगे जब भाषण देने दूसरे स्थानों पर, तब लोग इनसे क्या कहेंगे? भोजपुरी में बोलो, मैथिली में बोलो, अवधी में बोलो। तो ये जो रूलिंग पार्टी है उसको भी सोचना चाहिए कि जो पुराने कुछ इस तरह के जो थॉट्स हैं इनके बीच में, सप्त सिद्धांत जैसे, सेम डीएनए जैसे, इनको त्यागें और अब नैरेटिव बनाने पर थोड़ा ध्यान दें, एग्रेसिवली काम करें। नैरेटिव वाले मामले में अभी भी बहुत ही कमज़ोर हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।